हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कॉल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा वायुमंडल की संरचना के बारे में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार से बना होता है। उसमें दोस्तों अलग अलग प्रकार की परतें होती हैं जिनके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आराम से आप देखेंगे यहाँ पर विस्तारपूर्वक दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू करने के बाद छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप देखिए वायुमंडल की परतें दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जो हम पृथ्वी के ऊपर देखते हैं उसके ऊपर दोस्तों एक प्रकार से एक चादरनुमा दोस्तों वायुमंडल होता है। तो उसकी अलग अलग प्रकार की परतें होती हैं, उनके आधार पर दोस्तों अलग अलग प्रकार की गतिविधियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहें पांचों को, ये 5 परतें होती है दोस्तों, तो इनको आप याद रखने का तरीका क्या है देखिए। क्षोभ, सम, मध्य, आयन, बाहर। अर्थात आप कह सकते हैं दोस्तों क्षोभ, सम, मध्य और आयन, बाहर। जहाँ पर दोस्तों आपका क्षोभ का मतलब आपका क्षोभ मंडल हो गया, सम का मतलब समताप मंडल, मध्य का मतलब दोस्तों आपका मध्य मंडल, और आयन का मतलब आयन मंडल, और बाहर का मतलब बहिर्मंडल। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले शुरू करते हैं यहाँ से। तापमान तथा वायुदाब के आधार पर वायुमंडल को 5 प्रमुख भागों में या फिर आपके परतों में दोस्तों बांटा गया है। किसके आधार पर? तापमान तथा वायुदाब के आधार पर दोस्तों। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को दोस्तों 2 विस्तृत परतों में बना हुआ माना जाता है, जिनमें से एक को कहते हैं होमोस्फेयर और दूसरे को दोस्तों हेट्रोस्फेयर। ये दोस्तों आपका रासायनिक संगठन के आधार पर आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जो आपकी 5 परतें हैं उनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, पहला यहाँ पर आपका आता है क्षोभ मंडल, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर है ट्रोपोस्फेयर आप कहते हैं। स्फीयर मतलब दोस्तों आपका सभी के बीच आप स्फीयर लगा देंगे, क्योंकि आपका ये दोस्तों एक प्रकार से गोले के आकार का आप समझ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर से दोस्तों इस प्रकार से बना रहेगा। तो एक प्रकार से दोस्तों आप कह सकते हैं कि स्फीयर नुमा होता है दोस्तों। तो ट्रोपोस्फीयर मतलब आपका क्षोभमंडल होता है दोस्तों। इसे आप बाधा की तरह देखते हैं दोस्तों, जो कि एक बाधा पैदा करता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके बारे में क्या है जानकारी। यह वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत होती है। पहली जानकारी आपकी है, नीचे वाली सबसे नीचे वाली परत होती है। इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 13 किलोमीटर होती है। औसतन कहने का मतलब है दोस्तों, आप यदि आप समुद्र तल से देखते हैं तो वहां से लगभग दोस्तों आपको 13 किलोमीटर मिलती है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर दोस्तों 8 किलोमीटर है। यदि आप देखें भूमध्य पर दोस्तों, विषुवत पर भूमध्य पर देखें तो वहाँ पर आपको 18 किलोमीटर मिलेगी, 18 किलोमीटर्स मिलेगी। और ध्रुवों पर देखते हैं दोस्तों तो आपका 8 किलोमीटर होती है। कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्या होती है, तो आप ध्यान देंगे दोस्तों आपका 8 होती है। तो औसतन पूछा जाए तो आपका आप बता देंगे 13 किलोमीटर होती है। अब इसके प्रभाव देखिए दोस्तों, जो आपके मुख्य फैक्ट होते हैं वो क्या है उनको आप पढ़िए, क्योंकि इनके आधार पर ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। क्षोभमंडल में तापमान गिरावट 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। अर्थात जब आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे, पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पर दोस्तों 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कम होता है। और वैसे ही दोस्तों यदि आप देखें 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों तापमान में घटोत्तरी होती है, अर्थात कमी होती है दोस्तों। अगला यहाँ पर देखिए, सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बादल आना या फिर आंधी आना या फिर वर्षा होना, ये सभी दोस्तों इसमें पाए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए बादल या फिर आंधी या फिर वर्षा कौन से वाले मंडल में होती है, तो ये दोस्तों केवल आपके क्षोभ मंडल में ही होगी। जितने भी तूफानी घटनाएं हैं दोस्तों, ये चक्रवात हैं, सभी के सभी दोस्तों केवल आपके क्षोभ मंडल में ही आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, इसे संवहन या फिर अधोमंडल भी कहते हैं। इसका दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 नाम हैं। संवहन क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए संवहन धाराएं चलती हैं, तो इसीलिए इनको संवहन कहा जाता है। अधो मतलब दोस्तों आपका निचला होता है, तो ये नीचे वाला है जो कि आपका सबसे नीचे वाला है, इसीलिए यहाँ पर इसको अधो भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों उसके एक प्रकार से उपनाम है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बात करते हैं समताप मंडल की। इसे आप कहते हैं दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर। समताप का नाम से ही आपको पता लग रहा होगा दोस्तों, समताप मतलब समान ताप वाला मंडल। तो ऐसा मंडल यहाँ पर आपका समताप मंडल कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, यह परत दोस्तों 50 किलोमीटर तक विस्तृत होती है। अर्थात जहाँ तक आपने देखा था दोस्तों, औसतन आपने देखा था वहाँ पर कितना था, वहाँ 13 था दोस्तों। तो उससे ऊपर को आप जाएंगे तो वहाँ से दोस्तों 50 किलोमीटर तक लगभग आपका समताप मंडल मिलता है दोस्तों। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर तक ऊंचाई तक दोस्तों तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये मुख्य बिंदु है दोस्तों। यदि आप निचले वाले भाग को देखेंगे, चूँकि पूरा एक आपका मंडल है, इसके यदि आप निचले वाले भाग को देखेंगे दोस्तों, लगभग 20 किलोमीटर तक इसके तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात दोस्तों समान तापमान पाया जाएगा, इसीलिए दोस्तों इसे समताप मंडल कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, तो इसीलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस परत के निचले भाग में ओजोन परत स्थित होती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए ओजोन परत कौन से वाले मंडल में स्थित होती है। तो यहाँ पर दोस्तों ओजोन परत जो होती है वो दोस्तों इसी परत में निचले वाले भाग में पाई जाती है, जो कि क्या करती है दोस्तों, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज को दोस्तों रोक देती है, अवशोषित कर लेती है। तो ये आप याद रखेंगे।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मुख्य बिंदु क्या है, इनको आप याद रखेंगे। इसमें आंधी बादल आदि नहीं होते हैं, अतः वायुयान को उड़ाने के लिए दोस्तों यह आदर्श प्रद होती है। अब एक क्वेश्चन बहुत है तो आपका पूछा जाता है कि बताइए जो आपके विमान होते हैं, वायुयान होते हैं, उनके उड़ने के लिए दोस्तों आदर्श वाला जो मंडल होता है वो कौन सा वाला होता है। तो आप कहेंगे दोस्तों ये आपका आदर्श वाला मंडल कौन सा होता है, समताप मंडल होता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका तापमान भी शांत रहता है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर वायु, ये सब बादल या फिर आंधियाँ, ये सब धूल के कण नहीं पाए जाते दोस्तों। अगला यहाँ पर देखिए, कभी इस परत में विशेष मेघों का निर्माण होता है जिन्हें मूलाभ मेघ कहते हैं। तो आप कहेंगे कभी कभार जो आपका निर्माण होता है इनका, तो इनका नाम दोस्तों आपका मूलाभ मेघ कहा जाता है, मूलाभ बादल कहा जाता है। अगला बिंदु देखिए दोस्तों, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC होती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बताइए ओजोन परत को कौन सी वाली गैस नष्ट करती है विशेषतर। ये दोस्तों आपकी CFC होती है, जिसे आप कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं दोस्तों, इनमें क्लोरीन, फ्लोरीन और जो आपका कार्बन पाया जाता है, वैसी गैसें दोस्तों आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाती हैं। उनका समूह दोस्तों CFC कहलाता है। तो ये गैसें दोस्तों, इनमें खासतौर पर जो आपकी क्लोरीन होती है, सक्रिय वाली क्लोरीन होती है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ओजोन के लिए, जो एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर आदि से दोस्तों निकलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए CFC कहाँ से निकलती है। तो ये मुख्यतः दोस्तों आपके AC होते हैं घरों में, अर्थात एयर कंडीशनर होते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर होते हैं दोस्तों, उनसे निकलने वाली गैसें मुख्यतः दोस्तों आपकी CFC होती हैं। अगला देखिए दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई मापने में डाबसन का इस्तेमाल होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आता है कि बताइए हम ओजोन परत की मोटाई को किससे मापते हैं। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों आप डाबसन इकाई का दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं मोटाई को मापने में। तो ये मुख्य बिंदु आप याद रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं मध्यमंडल की। मध्यमंडल मतलब आपका मेसोस्फीयर आप तो कहेंगे दोस्तों इसे। मध्यमंडल का नाम से ही आपको पता लग रहा होगा दोस्तों, 2 आपके ऊपर हो गए, 2 आपके नीचे हो गए, बीच में आपका मध्यमंडल हो गया। तो ये आपका मेसोस्फीयर कहलाता है। इसकी खासियत क्या है देखिए दोस्तों, इस परत का विस्तार 50 से लेकर 90 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस परत में ऊंचाई के साथ ताप में गिरावट आती है। ये विशेष प्रकार की यहाँ पर घटना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जब आप इस परत में जाते हैं तो यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि क्या होगी दोस्तों, कमी होती है। तो आप याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सी वाली परत में तापमान घटता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो आपका लगभग -80 डिग्री दोस्तों आपका तक तापमान पहुँच जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह वायुमंडल की सबसे ठंडे वाली परत होती है। तो क्वेश्चन आता है तो आप याद रखेंगे, यह वायुमंडल की सबसे ठंडी वाली परत जो होती है वो आपकी मध्यमंडल कहलाती है। अब दोस्तों बात करते हैं आयनमंडल की, अर्थात थर्मोस्फीयर भी आप कहते हैं दोस्तों इसे, क्योंकि आपका आयनमंडल को आप तापमंडल भी कहते हैं। तापमंडल या फिर आप आयनमंडल कहें, या फिर दोस्तों आप इसे आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर या फिर आप कहें थर्मोस्फीयर दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या खासियत है, इस परत का विस्तार 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होता है दोस्तों। यहाँ पर उपस्थित गैसों के कण विद्युत आवेशित होते हैं, इन्हें आयन कहते हैं। तो ये विशेष प्रकार की परत होती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जो आपके कण होते हैं, जो गैसों के कण होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, वो दोस्तों विद्युत आवेशित होते हैं, अर्थात आयनिक होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यह परत आयन मंडल कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर ये आयनिक प्रभाव में रहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। अब इसके आधार पर देखिए दोस्तों, जो आपके मुख्य बिंदु हैं वो क्या हैं। पहला आपका दिखता है, आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी तक वापस भेजता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब हम परावर्तित यहाँ से कोई रेडियो तरंगें भेजते हैं संचार माध्यमों के माध्यम से दोस्तों, संचार यंत्रों के माध्यम से, तो वो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए वापस पृथ्वी पर हमें प्राप्त होते हैं। मान लीजिए आप किसी से बात करते हैं तो आप एक स्थान से भेजी गई ऊपर को, उसके बाद दोस्तों परावर्तित होकर दोबारा से दूसरे स्थान पर हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये दोस्तों आपका एक प्रकार से रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली चादर होती है। अगला देखिए दोस्तों, डी लेयर से लंबी रेडियो वेव। डी लेयर दोस्तों यहाँ पर देखिए लेयर का नाम है, क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो अलग अलग प्रकार की लेयर हैं दोस्तों इनकी, नीचे से लेके ऊपर को यहाँ पर हैं। डी लेयर दोस्तों आपकी नीचे वाली लेयर होती है, नीचे वाली परत होती है इसकी। तो डी लेयर से लंबी रेडियो वेव मतलब दोस्तों आपकी रेडियो तरंगे, जो आपकी लंबी तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं दोस्तों, वो वाली जो रेडियो तरंगे होती हैं वो आपकी डी लेयर के द्वारा परावर्तित होती हैं, तथा E1 E2 तथा F1 F2 परतों से छोटी रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए ये भी परतों के नाम हैं। इनके द्वारा दोस्तों जो आपकी छोटी वाली वेवलेंथ वाली वेव होंगी, वे दोस्तों इनके द्वारा परावर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीफोन या फिर टेलीविज़न एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसी परत के कारण हमें ये सारी की सारी सुविधाएं प्राप्त हो पाती हैं, जो कि आपकी जो भी यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हैं दोस्तों, संचार माध्यम है, ये सारे के सारे दोस्तों इसी परत के द्वारा संभव हो पाते हैं।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, संचार उपग्रह जो होते हैं वो इसी परत में अवस्थित होते हैं। जो भी आप संचार उपग्रहों को डालते हैं दोस्तों, हम जो भेजते हैं वो सारे के सारे दोस्तों इसी परत में भेज दिए जाते हैं, जो कि संचार का दोस्तों कार्य करते हैं, वहाँ से संपन्न करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए छोटी सी एक अभिक्रिया बताते हैं दोस्तों, जो कि इस मंडल में संपन्न होती है। इस मंडल में होने वाली कुछ अभिक्रियाएँ यहाँ पर देखिए। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए NO है। इसमें जब प्रकाश की किरणें आएंगी दोस्तों, खासतौर पर UV किरणें आती हैं, तो उनके रिएक्शन से दोस्तों आपका बनता है NO+ और एक इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपका यहाँ पर रिलीज होता है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर घूमेगा और एक प्रकार से आयन का काम करता है दोस्तों। और वैसे यहाँ पर देखिए O2 में रिएक्शन होती है सूर्य के प्रकाश में दोस्तों, तो यहाँ पर आपका O2+ बनता है और इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपका रिलीज होता है। वैसे आप कह सकते हैं दोस्तों आपका हीलियम भी होता है, तो इसमें भी दोस्तों आपकी रिएक्शन होगी तो आपका हीलियम Ag+ बनेगा और इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपका रिलीज होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो मंडल होता है पूरा क्या हो जाता है दोस्तों, आयनाइज हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बहिर्मंडल को देखिए, जो आपका आखिरी वाला मंडल है दोस्तों, बहिर्मंडल या फिर आप बाह्य मंडल कहें, इसे आप कहते हैं दोस्तों एक्सोस्फीयर दोस्तों। इसमें क्या होता है देखिए, यह वायु की सबसे ऊंची वाली परत होती है। इस परत में वायु बहुत ही विरल होती है। विरल मतलब दोस्तों बहुत ही हल्की होगी दोस्तों, वहाँ पर बहुत कम मात्रा होगी वायु की। तो ये सबसे ऊंची वाली परत है और धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप ऊपर को जाते रहेंगे तो एक जगह आएगी दोस्तों जहाँ पर वायुमंडल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अर्थात दोस्तों एक प्रकार से अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। तो इसी को आप कहते हैं दोस्तों जो आपकी बहिर्मंडल है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसकी कोई ऊंचाई सीमा निर्धारित नहीं है, अर्थात दोस्तों आप जब आयन मंडल के ऊपर जाएंगे तो इसकी कोई लिमिट दोस्तों आपको पता नहीं लगती है कि कहाँ तक है। तो आप कहेंगे दोस्तों एक प्रकार से आयन मंडल के ऊपर जो है परत वो आपकी बहिर्मंडल कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस मंडल में H एवं He अर्थात दोस्तों आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैसें प्रधानता पाई जाती है। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, बताइए कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैसें कौन सी वाली पाई जाती हैं, तो दोस्तों आपकी हाइड्रोजन होती है। तो यहाँ पर से भी दोस्तों आपको पता लगता है कि इस मंडल में खासतौर पे जो हाइड्रोजन है और हीलियम है दोस्तों, उनकी प्रधानता पाई जाती है, अर्थात दोस्तों प्रमुख रूप से ये दोनों गैसें पाई जाती हैं। तो ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण बिंदु जो भी आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों, पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इनको सभी को दोस्तों आप तैयार करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुँचे दोस्तों। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।